आपकी मंशा क्या है? व्हाट इज योर इंटेंट? इससे पहले कि आप इंटरव्यू के रूम में घुसें, उससे पहले क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आप अंदर जाकर क्या करने वाले हैं? ये जो आपने चीख चीख कर बताया कि आपने ये किया वो किया, आपको सूचनाएं देनी है, ऐसा नहीं है कि सूचनाएं नहीं देनी, लेकिन ये शोमैनशिप की तरह नहीं होगा, कर्तव्यबाजी की तरह नहीं होगा। जिनके बहुत अच्छे नंबर आए थे उन्होंने कई बार एक ही इंटरव्यू के अंदर 4 बार, 5 बार, 6 बार तक माफी मांगी थी, सॉरी बोला था। बोर्ड दरअसल आपसे उत्तर जानना ही नहीं चाहता है। उत्तर जानने के लिए उसने मुख्य परीक्षा ली थी। It was a mains examination where all knowledge is already tested. Here the board actually want to know how do you think? आपके सोचने समझने का तरीका क्या है, आपकी संवेदनशीलता क्या है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज क्या हैं, आपके अंदर अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की ताकत है कि नहीं है, आपने जिंदगी में दूसरी चीजें क्या की हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वह विषय है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा सवाल मिलते हैं। कमेंट्स आते हैं, लोग ईमेल लिखते हैं, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, अलग अलग तरीके से मैसेज आते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, उसमें इंटरव्यू के चरण में दरअसल यूपीएससी चाहता क्या है, यूपीएससी दरअसल आपसे क्या मांग करता है। क्योंकि इस बात को समझिए कि ये चरण, मूल्यांकन का यह चरण जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये एक साधारण चरण नहीं है। ये कई मायनों में एक प्रिविलेज है। हर भारतीय को ये मौका नहीं मिलता है। ये एक दुर्लभ, एक रेयर किस्म की अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप एक बहुत शिक्षित पैनल के अपोजिट बैठते हैं और वे आपसे आप चर्चा करते हैं, वे आपके इंटेलेक्चुअल जो आपकी रीगर है उसे जानने की कोशिश करते हैं, आपके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, आपकी समझ को जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने पहले ही इस चरण से पहले मुख्य परीक्षा पास की होती है, इसलिए आपकी एकेडमिक डेप्थ पहले ही जांच ली गई है, आपका ज्ञान पहले से जांच लिया गया है, आपने किस विषय में कितनी पढ़ाई की थी, ये सब हो चुका है। ये एक अलग चरण है और कई बार विद्यार्थी अभी उसी हैंगओवर में होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस का हैंगओवर होता है और लगभग उसी पद्धति से इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे होते हैं। एक लंबा सा पोथा बनाते हैं जिसमें तमाम विषयों की एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बारे में तमाम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, जबकि सच्चाई क्या है, तथ्य जांचे जा चुके हैं। इंटरव्यू बोर्ड जब आपसे तथ्यात्मक सवाल भी पूछता है तब वो तथ्य नहीं जानना चाहता, वो जानना चाहता है कि आपने सवाल को किस तरीके से सुना, किस तथ्य को महत्वपूर्ण माना। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि हम आकलन करने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू की प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का। यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के चरण में यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज, खासतौर से यूपीएससी, आपसे चाहता क्या है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी मंशा क्या है, व्हाट इज योर इंटेंट। इससे पहले कि आप इंटरव्यू के रूम में घुसें, उससे पहले क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आप अंदर जाकर क्या करने वाले हैं, आप क्यों हैं यहां पर। आपने एक परीक्षा पास की और इसके कारण आपको मौका मिला है कि आप इंटरव्यू देंगे, लेकिन आप दरअसल इस इंटरव्यू से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप बोर्ड को आक्रांत करना चाहते हैं ये बताकर कि आपको क्या क्या आता है, या आप उनके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं, उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। पहली बात, मैं बात बार बार अपने फीडबैक सेशन में कहता रहा, आपको याद है चक दे इंडिया का वो आखिरी फाइनल मैच, आखिर फाइनल मैच ही है ना इंटरव्यू। उस फाइनल मैच में जो कोच है शाहरुख खान, वो कहते हैं कि अगले 70 मिनट आज मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे हॉकी खेलनी है, क्योंकि अगले 70 मिनट आपको अपनी जिंदगी की सब बेहतरीन हॉकी खेलनी है, पर उसके लिए आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये जो 70 मिनट मिले हैं ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने इसे हासिल किया है। बिल्कुल यही बात मैं अपने इंटरव्यू बोर्ड के जो फीडबैक सेशन होते हैं उनमें विद्यार्थियों को बोलता हूं कि आपने ये जो 30 मिनट हासिल किए हैं इस शानदार पैनल के साथ चर्चा करने के, ये आपकी अचीवमेंट है। किसी ने खैरात में नहीं दिया आपको कि आपका मन था प्लीज 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 मुझे इंटरव्यू देने दीजिए, नहीं, आपने पहले प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर आपने मेंस क्लियर किया, तब जाकर आपको यह मौका मिला है। कोई आपसे 30 मिनट नहीं छीन सकता, यहां तक कि यूपीएससी बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं छीन सकते। उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ ये 30 मिनट बातचीत करें। तो अगर ये एक अचीवमेंट है तो क्या आप वास्तव में उसका आनंद ले रहे हैं?
या डरे पड़े हैं? आपके इंटेंट क्या है? आप वहां जाकर ये बताना चाहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे ले लो? ये तो पहले ही जांच चुके हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं। क्या आप कुछ सिद्ध करने के लिए वहां हैं कि नहीं देखिए आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ? देखिए सच्चाई ये है कि इन 30 मिनट, लगभग 30 मिनट का समय मिलता है, इस 30 मिनट में वहां आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाने वाली है। कुल मिला के देखा जाने वाली है आपकी प्रेजेंस। आप कैसे वहां गए, आप किन तत्वों से बने हुए हैं, आप किस तरह से बात करते हैं। और जब मैं बात करते हैं कहता हूं तो प्लीज समझिएगा, बहुत गलतफहमी होती है कैंडिडेट्स को। उन्हें लगता है कि बात करने का मतलब है बोलना। नहीं, बात करने का मतलब बोलना नहीं है। बात करना, बातचीत करना, यह एक दुतरफा संवाद है। इसमें जितना बोलना शामिल है उससे ज्यादा सुनना शामिल है। क्या आप बहुत हड़बड़ाहट में हैं? क्या आप बहुत डरे हुए हैं? क्या आप बहुत आतुर हैं कुछ सिद्ध करने के लिए? नहीं, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। एक अवसर है, एक अवसर है जो आपने हासिल किया है, इसलिए एक हल्की सी प्रसन्नता आपके मन में होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक ऐसा अवसर मिला है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। और मिला है का मतलब ऐसा नहीं है खैरात में दिया गया, आपने उसे हासिल किया है। ये हासिल करने वाली जो खुशी है वो हल्की सी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में होनी चाहिए। दूसरा, आपको ऐसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है जिसे कम से कम अभी तक आपकी उम्र में आपको इतने सारे शानदार एक्सपर्ट्स और समझदार लोगों से, अनुभवी लोगों से बात करने का मौका शायद ही मिला होगा। आपको यह मौका मिला है तो इसका आपको यह आपके मन में, चेहरे पर, आपके भावों में ये दिखाई देना चाहिए कि आप इस बात से प्रसन्न हैं कि आपको ये अवसर मिला है। डोंट ट्राई एंड बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। आपको जो सिद्ध करना था ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। फिलहाल एक सहज कम्युनिकेशन की तरफ जाइए। दूसरी बात, ज्ञान को लेकर बहुत गलतफहमी लोगों के दिमाग में है। लोगों को लगता है कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है, तो यह इंटरव्यू के लिए भी एसेंशियली कोई बहुत अच्छी बात है। नहीं है। यूं जानना हमेशा ना जानने से बेहतर है, लेकिन ना जानने या जानने से ज्यादा यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता। दूसरा, बोर्ड आपका ज्ञान परखने के लिए नहीं बैठा हुआ, वह आपकी सोच की दिशा, सोच का तरीका, इन्हें जानने के लिए, इन्हें समझने के लिए बैठा हुआ है। इसको समझिएगा कि ऐसा नहीं है, तय बात है कि पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन इंटरव्यू को मेंस के कंटिन्यूएशन में मत देखिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में इतने पेपर हो चुके हैं और ये एक और पेपर है। नहीं है, ये एक भिन्न गेम है, ये एक अलग किस्म का खेल है। इसका टर्फ एकदम अलग है, इसका सिलेबस भी एकदम अलग है। यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस एकदम पॉइंट वाइज आपके पास लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट वाला जो सेक्शन है यूपीएससी की नोटिफिकेशन में, उसे पढ़ें तो आप जानेंगे कि वहां पर इतने विस्तार से चीजें नहीं लिखी हुई, क्योंकि दरअसल क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा का पाठ्यक्रम वे तय नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं, यह पाठ्यक्रम आप तय करते हैं। आप तय करते हैं जब आप डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। इसलिए जब आप डैफ भर रहे हों उस समय बहुत सतर्क रहिए, बहुत सचेत रहिए, क्योंकि आप अपने डैफ में यू आर गिविंग विंडोज टू पीप इनटू योर पर्सनैलिटी। एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कीप द विंडोज क्लोज, नो, यू हैव टू गिव दिस विंडोज। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिख रहे हैं वही मोर और लेस आपके इंटरव्यू का, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट का सिलेबस होने वाला है। चीजें उसी के बारे में पता लगी। सिर्फ यही नहीं कि आपने उस डैफ में क्या लिखा है, आपने उस डैफ में कैसे लिखा है, यह भी बताता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आर यू बोस्टिंग अ लॉट? अगर आप बहुत बोस्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं आपने ये तीर मारे हैं, आपने ये कर डाला है, आपने वो कर डाला है, ये प्रदर्शित हो जाता है उन वाक्यों से जिन वाक्यों को आप लिख रहे हैं। और ऐसे में आपकी खुद की अचीवमेंट्स आप अंडरमाइन कर देते हैं अपने इस बोस्टिंग वाले मेथड से। यानी कि लिखने में भी एक किस्म की विनम्रता दिखाई देनी चाहिए, लेकिन सूचनाएं पर्याप्त दी जानी चाहिए। आप जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर आपने अब तक कोई काम किया है, उनको आप मेंशन कीजिए। और उस मेंशन करने में यह भाव हो कि आप
बोर्ड तक यह सूचना पहुंचाना चाहते हैं, ये ना हो कि आप कुछ बोस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो डैफ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम डैफ में बहुत घुमा घुमा के बातें लिखते हैं, गोल गोल बातें लिखते हैं, एम्बिग्विटी के साथ बातें लिखते हैं। सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी में एम्बिग्विटी जो है, आपकी तरफ से दी गई एम्बिग्विटी, आपकी तरफ से दी गई अस्पष्टता आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। चीजों को एथिकली, चीजों को पूरी ईमानदारी से, पूरी सहानुभूति संवेदना के साथ आपको सामने रखना है, चाहे वो आप डैफ में कर रहे हो या वास्तविक बातचीत में, इंटरव्यू में कर रहे हो। इंटरव्यू में भी आपको बहुत बोस्टिंग तरीका नहीं अपनाना है, लेकिन आपके पास जो सूचनाएं हैं उनको स्पष्ट तरीके से, बिना किसी किस्म की एम्बिग्विटी के उसे दीजिए। ये एक महत्वपूर्ण चरण है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं और उस जगह पर एक व्यक्ति यानी कि आप अकेले हैं जिसका कोई नुकसान हो सकता है। ये ठीक है कि लाभ भी आप ही का होने वाला है। सामने बैठा हुआ पूरा का पूरा जो पैनल है, उसकी नजर से कृपया अपने आप को थोड़ी देर के लिए देखिए। आपके लिए ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। कितनी बार सीनियर आईएएस ऑफिसर्स मिलते हैं, मुझे तो पैनल में ऐसे आईएएस ऑफिसर्स मिलते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो चीफ सेक्रेटरी रहे, जो सेक्रेटरी की पोजीशन से रिटायर हुए, और मजेदार बात है उनसे बात कीजिए और ऐसा असंभव है कि वे आपसे बात करते समय, अपनी जिंदगी के बारे में बात करते समय अपने यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में ना बताएं। वो एकदम एकदम उत्सुक होकर, आतुर होकर बताते हैं कि जब उनका इंटरव्यू हुआ तो चेयरमैन कौन था, चेयरमैन ने कैसे सवाल पूछे, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि अपने पूरे करियर के बावजूद भी यह क्षण जब उन्होंने यूपीएससी के पैनल को फेस किया, उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में बना रहता है, उनकी स्मृति में सबसे महत्वपूर्ण बना रहता है। उनको अवसर मिलते ही वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। यानी कि कैंडिडेट के लिए वास्तव में यह हो सकता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो। लेकिन जरा पैनल की तरफ से सोचिए, पैनल के लिए यू आर जस्ट अनदर कैंडिडेट। एक दिन में 8 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट कर रहे हैं, आप एक और हैं, और ऐसा उन्हें 1.5 महीने तक रोजाना करना है। तो आप एक और कैंडिडेट हैं, आपसे वो तुरंत बोर हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्षण है, ये कई बार आप में बहुत एक ऐसी जिद, एक ऐसी आतुरता, एक ऐसा उत्साह पैदा कर देता है जो कभी कभी नुकसान देता है। तो मेरे लिए अगला पॉइंट आपके लिए है, यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर ऑब्वियसली, बट इट इज नॉट अ शोमैनशिप थिंग। आपको वहां जाके कोई करतब नहीं दिखाने हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं बोर्ड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, ये देखो मेरे पास ये नहीं। आपको विनम्रता और सहजता बनाई रखनी है। आप जब उनसे बातचीत करेंगे, यकीन कीजिए, आप 4 चीजें बताइए, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। होता है ना, जैसे कोई कैंडिडेट आके बैठता है, हम बोलते हैं प्लीज सिट डाउन और बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट यू। तो आमतौर पर कैंडिडेट बहुत उत्साह के साथ सर मैं ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं बताने की कोशिश करते हैं, और आप पाएंगे कि बोर्ड शायद ही उससे कभी इंप्रेस होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इस शोमैनशिप से नॉर्मली बोर्ड इंप्रेस नहीं होता है। सच्चाई यह है कि जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं, ये सहज तरीके से बोर्ड के सामने, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उद्घाटित हो जाएगा। अब इसमें अंतर समझिए, एक है जब आप शोमैनशिप दिखा रहे हैं, आप एकदम बहुत खुलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुर्रम खां हैं, और दूसरा है जब आपने बातचीत की तो आपके जो गुण हैं वे स्वयं उद्घाटित हो गए। ये जो उद्घाटित हो गए, इनका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपने जो बताया था उसकी तुलना में बहुत बेहतर होगा। ये जो आपने चीख चीख कर बताया कि आपने ये किया वो किया, आपको सूचनाएं देनी है, ऐसा नहीं है कि सूचनाएं नहीं देनी, लेकिन ये शोमैनशिप की तरह नहीं होगा, कर्तव्यबाजी की तरह नहीं होगा। कई बार विद्यार्थी बाकायदा रट कर सेंटेंसेस जाते हैं और वे सेंटेंसेस इस तरह से क्राफ्ट किए गए होते हैं कि उसमें दिखाई देता है कि आप ये शोमैनशिप, आप ये कर्तव्यबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं भाषा से। ध्यान रखिएगा, जब आप मसलन आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, मैं बहुत अच्छा डिबेटर रहा हूं, मैंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, अगर आप इस वाक्य को इसी तरीके से कहते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति एक तरीके से कहें कि
गोले दे रहा है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। हमेशा विनम्रता बनाए रखिए। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि आई एम टोल्ड दैट माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, डू ऐड बट आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। इससे आपकी जो विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, वो दिखाई देती है और सेल्फ अवेयरनेस भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी क्षमताओं से, आप अपनी जो ताकत है उनसे अपरिचित हैं। आप परिचित हैं और बोर्ड को बताना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपने एक परंतुक लगा दिया और उसमें अपनी जो ह्यूमिलिटी है, अपनी जो विनम्रता है, उसे भी दिखा दिया। इसके बाद आता है ज्ञान वाला प्रश्न। आपसे सवाल पूछे गए और आपको वे सवालों के उत्तर पता हैं। अच्छी बात है, उनके उत्तर दीजिए, पूरी विनम्रता के साथ दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, बोर्ड आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आता होगा। इसलिए व्हेन यू से आई डू नॉट नो, मुझे नहीं आता है सर, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, तो ये कोई गलती नहीं है, आपने कुछ बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया कि आपको कुछ नहीं आता, बल्कि इससे कम से कम एक बात तो पता चलती है, और वो बात यह है कि आपको पता है कि आपको क्या पता है, और आपको यह भी पता है कि आपको क्या नहीं पता है। इसी वजह से आप जिस प्रश्न का उत्तर आता है, उस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ये मेरा उत्तर है, मेरी राय में यह उत्तर है। और जिसका प्रश्न का उत्तर नहीं आता, आप कहते हैं कि सर मुझे इसका उत्तर नहीं पता, विच इज परफेक्टली ऑल राइट। बट ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने इसका उलट किया, आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है और आप ये दावा करने लगे कि आपके पास उसका उत्तर है और गलत सलत उत्तर देने लगे, आप ब्लफ करने लगे, आप कोई गैस वर्क करने लगे, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक एनीबॉडी कैन डू in any UPSC interview, for that matter any interview, especially UPSC interview, because वहां पर यह सवाल, it's not a matter of whether you knew or not, it's a matter of integrity. You claim to be having something which you do not have. आपने कुछ ऐसी चीज के जानने का दावा किया जो आप नहीं जानते थे। यह सवाल केवल आपके ज्ञान के कम होने, ज्यादा होने का नहीं रह गया, फिर सवाल आपकी सत्यनिष्ठा का, आपकी इंटीग्रिटी का बन गया। इसका मतलब आप सामान्यतः अपने जो सुपीरियर्स होंगे उनके सामने झूठ बोलेंगे, आप उनके सामने ऐसे दावे करेंगे जो दावे सच नहीं होंगे। हो सकता है कभी कभी आपके इन दावों के आधार पर आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं दे दी जाएं, जिम्मेदारियां दे दी जाएं और आप उनको बर्बाद कर दें। और ये तो छोटा नुकसान है। एक डाउटफुल इंटीग्रिटी का व्यक्ति पूरी ब्यूरोक्रेसी में लगातार नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति ब्लफ करता है, बोर्ड के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। मैं हमेशा कैंडिडेट से कहता हूं कि नहीं, देखिए आपके पास कोई प्रश्न पूछा गया, आपके पास तीन ही विकल्प हैं। या तो आपको प्रश्न आता है, सही स्ट्रक्चर में प्रश्न का उत्तर दीजिए, या फिर आपको प्रश्न नहीं आता है, आप प्रश्न के विषय में माफी मांग लीजिए। तीसरी स्थिति है जहां आपको संदेह है, आधा अधूरा आपको लगता है कि आपको प्रश्न आता है, लेकिन आपको संदेह है कि वो आता है कि नहीं आता। ऐसे में बोर्ड से अनुमति मांगिए कि सर मैं इसमें अनुमान लगाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ट्राई अ गैस, आई विल हैज़ अ गैस हियर। और सामान्यतः आपको बोर्ड इस बात के लिए अनुमति देगा। और बोर्ड अगर अनुमति नहीं दे रहा तो आप शांत बैठिए। आप मान लीजिए कि ये एक ऐसी स्थिति हो गई जब आपने कहा कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता। बहुत बार हम लोगों ने कैंडिडेट्स से जिनके रियल इंटरव्यू हुए, उनके बाद के फीडबैक लिए, जिनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, उन्होंने कई बार एक ही इंटरव्यू के अंदर 4 बार, 5 बार, 6 बार तक माफ़ी मांगी थी, सॉरी बोला था। इसका बहुत कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई बार, मज़ेदार बात है, मैं तो बोर्ड की दूसरी तरफ से इस चीज़ को देखता हूं तो उसके आधार पर कह रहा हूं, कई बार बोर्ड मेंबर्स को अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति, उनके कोई कैंडिडेट जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, खासतौर से वह है, उनके किसी सवाल पे सॉरी बोल दे। इट बिकम्स एन ईगो इशू ऑल्सो। प्लीज अंडरस्टैंड, 7 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, एक हेल्दी सा कंपटीशन उनके बीच भी चल रहा होता है कि किसने कौन सा सवाल पूछा। ऐसे में अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है और आपने कोई ऐसा सवाल, आपने बोर्ड मेंबर ने ऐसा कोई सवाल पूछ दिया जिसका उत्तर उसे नहीं पता, तो कनखियों से पैनलिस्ट अपने साथियों को तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा हासिल किया। खैर, दिस इज अ लाइटर थिंग, बट द फैक्ट इज, अगर आप एक कैंडिडेट हैं तब कभी भी ऐसे उत्तर का दावा, ऐसे ज्ञान का दावा मत कीजिए जिसके विषय में आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो कि वो ज्ञान आपके पास है। यू नीड टू बी
perfectly sure that you know the answer. Only then you should be claiming that you know the answer. ठीक है? क्योंकि प्लीज इसे समझिए, बोर्ड दरअसल आपसे उत्तर जानना ही नहीं चाहता है. उत्तर जानने के लिए उसने मुख्य परीक्षा ली थी. There was a mains examination where all knowledge is already tested. Here the board actually want to know how do you think. आपके सोचने समझने का तरीका क्या है, आपकी संवेदनशीलता क्या है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज क्या हैं, आपके अंदर अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की ताकत है कि नहीं है, आपने जिंदगी में दूसरी चीजें क्या की हैं. वो आपसे ये जानना चाहते हैं. आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए तो वो बैठे नहीं है. सवाल पूछे बिना अगर पर्सनैलिटी टेस्ट संभव होता तो वो बिना पूछे ही पर्सनैलिटी टेस्ट करते. दिक्कत यह है कि जिस प्रकार का फॉर्मेट है उसमें सवाल पूछना उनके लिए जरूरी है. सवाल पूछना एकमात्र माध्यम है जिससे कि वो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं. आपका ज्ञान जांचने के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं सामान्यतः. इसलिए अगर आपके पास किसी चीज में नॉलेज कम है, मान जाइए नॉलेज कम है, इसमें क्या दिक्कत है. और ये तमाम चीजों को लेकर होता. हाँ, ये जरूर है कि कोई चीजें आपकी जिंदगी से अगर जुड़ी हुई हैं, आपने खुद क्लेम की हैं, तब आपसे उम्मीद की जाती है कि उसके बारे में आप जानेंगे. वहां पर जब आप कहते हैं सॉरी, हालांकि नहीं पता तो तब भी सॉरी कहना ही एकमात्र तरीका है. लेकिन तब जब आप सॉरी कहते हैं तो हो सकता है कि बोर्ड उसको नेगेटिवली ले. मान लीजिए आपने ये कहा कि आप शतरंज खेलते हैं. जैसा आपको याद होगा, मैं इंटरव्यू में अक्सर कहता हूं, अच्छा आप शतरंज खेलते हैं, चलिए खेलते हैं E4. और सामने वाला कैंडिडेट कहता है कि सर मुझे नहीं पता E4 क्या होता है. अब E4 शतरंज में आमतौर पर पहली चाल है. लेकिन ऐसा कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने घर में घरेलू चेस खेला है और कभी, जिसे हम डिनोशंस कहते हैं, कैसे शतरंज की चालों को लिखते हैं, उन्हें पता है E4 क्या है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये वाली चाल E4 है. अब ये थोड़ी सी गड़बड़ है. अगर आपने लिखा, क्योंकि बोर्ड को तो सपना नहीं आया ना कि आप शतरंज खेलते हैं, आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा कि मैं शतरंज खेलता हूं, तो फिर आपने दावा किया कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, आपके पास रुचि है उस चीज को लेकर, आपने उसको अलग अलग स्तरों पर खेला हुआ है. फिर आप शायद ये कहें कि मुझे E4 नहीं पता, तो बोर्ड को बुरा लगे. हालांकि तब भी अगर आपको नहीं पता तो आपको कहना सॉरी ही है. कहना आपको यही है कि सर इस समय मैं नहीं समझ पा रहा हूं, शायद मैं शतरंज उस स्तर पे नहीं खेला था. कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं और वही एकमात्र तरीका है. तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि प्लीज जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, लिसनिंग पे ध्यान दीजिए. बहुत ईमानदारी से, बहुत केयरफुली सुनिए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही ज़्यादा विनम्रता के साथ लोगों से बात कीजिए. और बोलने से पहले यदि संभव हो तो थोड़ा सा सोचिए और वही बोलिए जिसमें आप यकीन करते हैं. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक ऑनेस्ट, एक एम्पैथेटिक पर्सनैलिटी, एक अच्छा कंपोजर और एक मॉरल क्लैरिटी जो है वह एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. और इंटरव्यू बोर्ड आपसे बस इतना ही चाहता है. उसे पता है कि आप 23 साल के, 24 साल के, 28 साल के युवा हैं. अभी आपने बहुत यात्रा और आगे करनी है. बस आप उस यात्रा के लिए तैयार हों. ऐसा ना हो कि आप में वो रिजिडिटी है, कि आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची कि आपको ट्रेनिंग के अंदर अगर कुछ कमियां आपकी पर्सनैलिटी में रह भी गई हैं तो वो सिखाई जा सकती. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.